of you. My name is Kishore Kunal and I welcome all of you to my YouTube channel Knowledge Junction. आज हम बात करेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में। कंप्यूटर सब्जेक्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और जूनियर क्लासेस में ये बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करता है कि कैसे बेसिक्स हम अपने आप बेसिक्स को क्लियर करें। तो उसी को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में और कंप्यूटर लैंग्वेज में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस हुए, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस हुए, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस हुए, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस हुए और ट्रांसलेटर्स के बारे में। तो जनरेशन बाई जनरेशन इन जनरेशन में बेसिकली क्या क्या चेंजेस हुए जो हमें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो लैंग्वेज, जैसा कि हम जानते हैं, लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा हम चीजों को समझ पाते हैं। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो किसी न किसी लैंग्वेज के हेल्प से ही बात कर रहे हैं। अगर वो लैंग्वेज नहीं होगा तो हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स कि अगर मैं आपसे अगर स्पेनिश में बात करूं या फिर रशियन लैंग्वेज में बात करूं या जापानीज बात करूं या चाइनीज में बात करूं, वो लैंग्वेज अगर आपको पता होगा तब आपको समझ में आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि वो लैंग्वेज मैं बोल तो दूंगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जो एक ब्रिज स्टैब्लिश करता है ताकि जो मैं बोल रहा हूं वो आप उसको समझ पाओ। जब आप समझ पाओगे तभी उसको आप समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये होता कैसे है? तो वो लैंग्वेज के हेल्प से होता है। जैसे कि अगर मैं अभी इस वीडियो में अगर मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ या हिंदी में बात कर रहा हूँ तो मैं आप तक जो समझाना चाह रहा हूँ आप तभी समझ पाओगे जब अगर आप हिंदी लैंग्वेज को जानते हो, समझते हो, और इंग्लिश लैंग्वेज को अगर आप जानते हो, समझते हो, तभी समझ पाओगे। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो ये चीजें आपको उस पर समझ में नहीं आएगी। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें? तो उसके लिए हमें इंग्लिश के और हिंदी के लैंग्वेज को जानना होगा। तो ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। तो अब मशीन को हम कुछ भी कह रहे हैं, कहने का सेंस है कि अगर हम उसे कोई भी कमांड दे रहे हैं तो वो कैसे समझ रहा है? तो वो लैंग्वेज की हेल्प से समझ रहा है। वो लैंग्वेज जो मशीन समझ पा रहा है और एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है ताकि जो उसको यूज कर रहे हैं, यूजर कौन है? तो जो हम और आप जो कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं वो यूजर है। तो हम और आप जो उसको समझ पा रहे हैं और वो हमें समझ पा रहा है, तो कैसे समझ पा रहा है? तो वो लैंग्वेज के हेल्प से ही हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। एक दूसरे का मतलब है यूजर कौन है? हम। और कंप्यूटर, तो हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, एक ब्रिज जो बन रहा है, वो लैंग्वेज की हेल्प से हो रहा है। तो इसमें हम जब बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, तो ये अलग अलग जनरेशन लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर के और इसको हम बारी बारी से इसमें बात करेंगे। सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज क्या होता है? तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें मशीन को इजीली समझ में आता है कि उसे क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और ये जो लैंग्वेज होता है इसमें हम बाइनरी फॉर्म का यूज करते हैं। बाइनरी फॉर्म क्या होता है? तो 0 और 1 के फॉर्म में, मतलब अगर कंप्यूटर से पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है तो उसमें पूरे के पूरे स्टेटमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 ही मिलेगा। तो ये क्या था? ये मशीन लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज का कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। तो इसके लिए मैं कुछ लाइंस है जिसको मैं एक बार पढ़ूंगा। मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज is known as first generation language. Machine language is the only language that a computer directly understand. तो अब क्या है कि मशीन लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है। उसे समझने के लिए और किसी टूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसा होता है कि बहुत बार कि हम और आप कुछ कह रहे हैं लेकिन डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा, तो हमें किसी और की हेल्प से हम चीजों को समझ पाते हैं। तो मशीन लैंग्वेज जो है वो आपका फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज है। तो इसके बाद इसमें इस मशीन लैंग्वेज के कुछ एडवांटेजेस है। वो एडवांटेज क्या है? तो मशीन कोड कैन रन वेरी फास्ट एंड एफिशिएंटली। अब ये इसकी जो कोडिंग है, कोडिंग क्या होता है? तो
कोडिंग हम उसको कहते हैं जब हम छोटे छोटे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, कंप्यूटर को क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को जब देते हैं उसको प्रोग्राम कहते हैं। और जो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम जब ढेर सारा एक साथ कंबाइन किया जाता है उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। और ये जो प्रोग्रामिंग जिस तरीके से लिखा जाता है ना उसको हम कोडिंग कहते हैं। अब मशीन लैंग्वेज की जो कोडिंग है वो क्या होती है, तो इसमें जो भी लिखा जाता है, जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के फॉर्मेट में, इसमें और किसी भी चीज का हेल्प नहीं लिया जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि मशीन को बहुत इजीली समझ में आता है कि उसे क्या करना है। क्यों? तो मशीन को सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ में आता है और कोई लैंग्वेज उसे डायरेक्टली समझ में नहीं आता है। जिसकी वजह से ये इसे यूज करने में क्या है कि बहुत कम मेमोरी का यूटिलाइजेशन होता है, बहुत कम मेमोरी में यूटिलाइज करके भी ये इजीली और फास्टली ये एग्जीक्यूट होता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी बहुत है। डिसएडवांटेज क्या है, तो जो मशीन लैंग्वेज का जो कोडिंग होता है इसको जो लिखने वाला होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है और अगर उसमें कुछ भी गलती हो गई तो उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जिसने लिखा है उसने किस कंटेक्स्ट में इसका प्रोग्रामिंग किया है, अगर वो इजीली उसको अगर वो रिकॉल कर पाएगा तब तो वो एरर मिल जाएगा, अदरवाइज फिर वो जो एरर है उसे ढूंढना, क्योंकि जिसने लिखा है उसके एग्जैक्ट कंटेक्स्ट में जाकर और चीजों को रेक्टिफाई करना ये इतना इजी नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ढूंढ नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है उसके। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिबग द प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज, जैसा कि मैंने अभी बताया। इट इज एक्सट्रीमली मशीन डिपेंडेंट, और ये इतना मशीन डिपेंडेंट होता है मतलब कि जिस मशीन के लिए इसकी कोडिंग की गई है ना ये सिर्फ उसी और उसी मशीन में ये चल सकती है। किसी और मशीन में अगर हम उसको यूज करना चाहते हैं तो वो यूज हम कर ही नहीं पाएंगे। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। अब इसके बाद सेकंड जनरेशन की बात आती है। तो सेकंड जनरेशन में क्या होता है, तो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एसोसिएटेड विद असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज, और हमारा फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज को भी हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं और सेकंड जनरेशन लैंग्वेज को भी हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन जो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है इसे हम असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं क्या, तो इसके एडवांटेज जो है वो ये कि इसमें हम कुछ एब्रिविएशंस का यूज करते हैं। जैसे कि एब्रिविएशंस क्या है, तो हम अपने कोडिंग में कुछ वर्ड्स जैसे एडिशन अगर है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्सट्रैक्शन है, तो पूरे के पूरे वर्ड को ना यूज करके हम उसके सिंबल को यूज करते हैं। ADD, SUB फॉर सब्सट्रैक्शन, MUL फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड DIV फॉर डिवीजन। तो इसी तरीके के कुछ अलग अलग एब्रिविएशंस है जो हम असेंबली लैंग्वेज यानी कि सेकंड जनरेशन जो लैंग्वेज है उसमें हम यूज करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज से थोड़ा सा कन्वीनियंट हो गया, थोड़ा सा आसान हो गया। क्योंकि अगर हमें दिखेगा कि कहीं कुछ लिखा गया है, कहीं कुछ प्रोग्रामिंग है और उसमें अगर बीच में एडिशन अगर सिंबल दिख रहा है आपको, तो आप और हम ये समझ सकते हैं कि हाँ उसको ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो ये थोड़ा सा इजी हो गया। इसमें जो गलतियां हैं वो ढूंढना थोड़ा सा इजी हो गया और उसको ठीक करना भी थोड़ा सा इजी हो गया। लेकिन अब इस सेकंड जनरेशन लैंग्वेज के कुछ डिसएडवांटेज थे। तो वो डिसएडवांटेज क्या थे, तो लाइक मशीन लैंग्वेज इट इज आल्सो मशीन डिपेंडेंट, और जैसा कि हमारा फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में जो ये मशीन डिपेंडेंट हुआ करते थे, उसी तरीके से सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में भी ये मशीन डिपेंडेंट होते थे कोडिंग। तो जिसकी वजह से क्या था कि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता था, क्योंकि जितना ज्यादा सिस्टम, और अगर हर सिस्टम के लिए अलग से कोडिंग की जाए तो ये बहुत बार बहुत इजी नहीं होता है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। तो कुछ हद तक तो इसने सेकंड जनरेशन ने फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज को ओवरकम किया। लेकिन जहाँ पे मशीन डिपेंडेंट की बात है तो यहाँ पे भी हम मशीन डिपेंडेंट थे और ये काफी टाइम कंज्यूमिंग था। तो इसमें समय के साथ थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन का रिक्वायरमेंट था। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, तो हमने फिर स्टेप इन किया थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में। तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज क्या है, तो ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसे डेवलपर कौन है, जो कोडिंग करते हैं, तो उनको जो भी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में और सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में जो भी कॉम्प्लिकेशंस या जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किया, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कि
थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में उन्होंने उन चीजों को रेक्टिफाई करने की कोशिश की। तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। द लिमिटेशन ऑफ मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज लेड प्रोग्रामर टू डेवलप अ लैंग्वेज व्हिच इज मशीन इंडिपेंडेंट, resembles English or any other spoken language and include familiar mathematical symbol. These languages are known as third generation language. तो जैसा कि मैंने बताया, अब जो प्रोग्रामर्स थे जो कोडिंग करते हैं, तो उन्होंने कुछ चीजें उनको प्रॉब्लम फेस की, तो उसको ठीक करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स का इस्तेमाल किया ताकि प्रोग्रामिंग को लिखना भी आसान हो जाए और समझना भी आसान हो जाए, और इसीलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा गया। तो फ्यू एग्जांपल्स ऑफ third generation languages are Fortran, COBOL, BASIC, Pascal, C++, Java। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में। अब थर्ड जनरेशन के भी कुछ एडवांटेजेस थे, तो वो एडवांटेजेस क्या था? तो इट इज यूजर फ्रेंडली। यूजर कौन है? हम और आप जो कि यूज कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये काफी फ्रेंडली था। और बहुत इंपॉर्टेंट जो एडवांटेज था वो ये कि ये मशीन इंडिपेंडेंट था, ये किसी भी मशीन पे डिपेंडेंट नहीं था। हम अगर एक प्रोग्राम अगर बना रहे हैं, अगर एक कोडिंग है, तो ये किसी और दूसरे सिस्टम पे भी ये इजीली रन कर सकता है। इट यूजेस इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स व्हिच मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, जैसा कि हमने अभी बात किया था। इसके बाद हमारा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें अभी तक फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में बहुत सारी कमियां रह गई, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने फिर फोर्थ जनरेशन में उसको हमने का मतलब यहाँ मैं नहीं हूं, हमने का मतलब है जो डेवलपर, जो प्रोग्रामर, जो कि कोडिंग करते हैं, उन्होंने फिर इसमें और चेंजेस किए। वो क्या था? द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज वर डेवलप्ड टू गेट क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग एंड कंसेप्चुअलाइजेशन देन एनी प्रीवियस जनरेशन लैंग्वेज। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका मतलब ये हो गया कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज मतलब कि जिस लैंग्वेज में हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग होगा बिल्कुल उसी के जैसा होगा। हम जो सोच रहे हैं एकदम उसी तरीके से हम कोडिंग भी करेंगे, ताकि इसको पढ़ने में, इसको समझने में और किसी और के लिए उसको समझना मुश्किल रह ही ना जाए। और इसके बाद हमने अभी तक बात की थी कि ये मशीन डिपेंडेंट हम बनाना चाह रहे थे, लेकिन अब क्या था कि इस जनरेशन से ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। मतलब कि आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो आइदर आपका लिनक्स पे आप यूज करो, विंडोज पे यूज करो, मैक पे यूज करो, तो आईओएस पे यूज करो, तो उसको उसके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब जो भी प्लेटफॉर्म है हम उस पर इजिली इसको यूज कर सकते हैं। तो फोर्थ जनरेशन के भी कुछ एडवांटेजेस थे, एक बार फिर से देखेंगे कि इट इज मोर प्रोग्रामर फ्रेंडली एंड वर्सेटाइल। इट रिक्वायर मिनिमम एफर्ट फ्रॉम द यूजर। इट एनहांसेस प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी विद द यूज ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड एंड फ्रेजेस, आइकन्स, ग्राफिकल इंटरफेस एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। It possesses high speed of execution as compared to the language of previous generation. The fourth generation languages are designed to reduce the overall time, effort and cost that is incurred during the development of any software. तो मतलब कि जो डेवलपर हैं, जो इस पे मेहनत कर रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो गया, क्योंकि टाइम हमारा बच रहा था। क्योंकि जिस लैंग्वेज में हम सोच रहे हैं उसी लैंग्वेज में अगर हमें कोडिंग करना पड़ेगा तो हमारे लिए भी बहुत आसान हो जाएगा, और यूजर के लिए भी ये बहुत यूजर फ्रेंडली होगा, क्योंकि चीजें बहुत इजी गोइंग हो जाएंगी, बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज इसमें क्या हुआ? तो जो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है ये हमारा डील करने लगेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कंप्यूटर जो है वो एकदम इट विल बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग। आप देखते होंगे कि जब आप एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि जब आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो उसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है फोटोग्राफी के लिए। तो वो क्या है? तो जैसे आप अगर फोटोग्राफ अगर लेने जा रहे हो तो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली आपका सारा जो इफेक्ट्स है वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें हम और आप कुछ ऐड कर रहे हैं, नहीं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि बिहेव कर रहा है एकदम ह्यूमन बीइंग के जैसा, ताकि हमारा और आपका जो एफर्ट है वो कम से कम हो जाए। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आर यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
its primary goal is to eliminate the need of implementing an algorithm to solve a problem. It means that unlike the earlier generation of programming language, which were designed to build a specific program, the fifth generation language are designed to make computer solve a given problem on its own without any interference of the programmer. तो अब यहाँ क्या है, तो कंप्यूटर को हमने कोई भी एक टास्क दे दिया और कंप्यूटर को बोल दिया कि आपको इसको सॉल्व करना है। मैं उसको ये नहीं बताऊंगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है, मैंने उसमें प्रोग्रामिंग ऑलरेडी पहले की हुई है। तो अब कंप्यूटर जो इजीएस्ट वे होगा, जो बेस्ट वे होगा, उसमें वो खुद ब खुद उसको सॉल्व करके आपको रिजल्ट दे देगा। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम जो है वो बच जाएगा। ये दिमाग लगाने का काम कि उसको कैसे सॉल्व करना है ये कंप्यूटर करेगा, हम और आप क्यों करें? कंप्यूटर के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो उसको इजीली उसको सॉल्व करेगा। तो इसके लिए इसके जो फिफ्थ जनरेशन के जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो है आपके प्रोलॉग, OPS5 एंड मर्क्यूरी। तो ये क्या है, कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताता है। सो द लास्ट वन इज द ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर क्या होता है? तो ट्रांसलेटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस को, और लो लेवल लैंग्वेज हमारा कौन सा था, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। लेकिन अब जैसा कि हमने फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में बात की थी कि मशीन को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती है, लेकिन जब सेकंड जनरेशन के ऊपर जो भी है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेजेस जो है वो मशीन को डायरेक्टली समझ में नहीं आती है। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत होता है, तो हमें ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत होती है। तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या करते हैं, तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम का बेसिक काम होता है कि जो भी आपके हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज है उसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, सो दैट कि मशीन उसको इजीली रीड कर पाए। अब ये ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या होता है, तो असेंबलर जो कि प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है और इजीली वो सिस्टम जो कंप्यूटर है वो उसको आइडेंटिफाई करता है और वो इजीली उसको समझ जाता है। दूसरा है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, तो कंपाइलर जो प्रोग्राम जो हमने लिखा है उसको वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार रीड करता है और उसके बाद जहां भी जो गलती होती है, जो एरर होता है, वो फिर नोटिफाई करता है यूजर को कि दिस लाइन एंड दिस मतलब जहां जहां पे एग्जैक्टली जो भी एरर है कंप्यूटर के हिसाब से वो उसको बताता है कि ये गलतियां हैं तो आप उसको ठीक करें। तो वो पूरी की पूरी गलती एक साथ जमा करने के बाद आप उसको फिर से रन करते हो और वो फिर इजीली रन हो जाता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चीजों को चेक करना शुरू करता है। अगर आपने 100 लाइंस की कोई अगर कोडिंग की है, कोई प्रोग्रामिंग की है, तो इंटरप्रेटर प्रोग्राम जो है उसको लाइन बाय लाइन चेक करेगा। उससे क्या होगा कि जिस भी लाइन में अगर आपकी कोई गलती है तो वो वहीं पे रुक जाएगा, अनलेस एंड अनटिल जब तक कि आप उस एरर को ठीक नहीं करते हो। तो उससे होता क्या है कि आप साथ साथ में आप ठीक करते चले जाते हो और वो आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम है वो इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है ताकि हम जो भी लैंग्वेज लिख रहे हैं, चाहे आपका सी है, C++ है, ओरेकल है, जावा है, फोर्ट्रान है या फिर OPS5 है, मर्क्यूरी है, किसी भी लैंग्वेज में आपने कोडिंग की हो, लेकिन इन सब लैंग्वेज की कोडिंग तब तक बेकार है जब तक आप किसी ट्रांसलेटर का हेल्प से उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करते हो। अगर आप मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट उसको नहीं करेंगे तो मशीन उसको समझ ही नहीं पाएगा। सो दिस वाज इट इन द चैप्टर। इसके बाद आपको अलग से मैं एक वीडियो दूंगा जो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे और उसके सॉल्यूशंस भी आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।